Hello students, welcome to all of you. This is Cam Salute YouTube चैनल एंड मैं पंकज शर्मा आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज अपन थर्मो का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, थर्मो के लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट रूल और कुछ डिफरेंशिएशन के जनरल फॉर्मूलाज की, और उसको अपन ने अप्लाई करना भी सीखा था, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में ही अपन ने बात की थी यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल के बारे में, ठीक है। उसको अपन ने एक एग्जाम्पल से बताया भी था कि अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है तो जो फंक्शन है आपका वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हिंदी में बोले तो यथातथ अवकलज होगा, ठीक है। ये क्या बात हुई यूलर्स थ्योरम की। अब इसको ही अपन अप्लाई करेंगे किसमें, थर्मो में। मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 5 पे सीधा आ रहा है, दिस इज वेरी रॉन्ग। आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, देन आपको यहां से कंटिन्यू करना है, क्योंकि बात समझने की है, ठीक है, बात सीखने की है। तो आज अपन बात करते हैं थर्मो लेक्चर नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में मेरा एक न्यूमेरिकल, एक लास्ट में क्वेश्चन था, क्या, प्रूव दैट वॉल्यूम इज एग्जैक्ट differential of pressure and temperature if PV is equal to RT। बोले तो PV RT के बराबर, PV RT के बराबर हो, मतलब N 1 हो, तब बताओ कि जो ये वॉल्यूम है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है किसका, प्रेशर और टेम्परेचर का। अब इसके लिए अपन यूलर्स थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्या थी यूलर्स थ्योरम, z अगर फंक्शन है x और y का, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, डेल z ओवर डेल x एट कांस्टेंट y, और इसके पूरे का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे। अब भाई x के रेस्पेक्ट में पहले किया, अब करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये इक्वल था किसके, पहले x के साथ किया, तो अब पहले करेंगे y के साथ। कांस्टेंट क्या रहेगा, x, और फिर इस कंप्लीट एंटिटी का किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे, x के रेस्पेक्ट में। कांस्टेंट क्या रहेगा, y। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में इसको समझा दिया है, ठीक है। अब ये यूलर्स थ्योरम है, इसको ही अपन यहाँ पे, अब देखो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का अगर अपन करेंगे तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो वॉल्यूम है वो बताओ प्रेशर और टेम्परेचर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, यूलर्स थ्योरम। तो यहां लिखो वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम यूलर्स थ्योरम को बोलते हैं प्रमेय, हिंदी में यूलर्स प्रमेय। फ्रॉम यूलर्स रेसिप्रोसिटी रूल या यूलर्स थ्योरम, ये हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं ना, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा आप अगर इतनी सी इंग्लिश लिख लोगे तो, ठीक है। आपको MSc वैसे भी इंग्लिश में करना है, तो यू हैव टू बी हैबिचुअल अबाउट समथिंग दिस टर्मिनोलॉजीज लाइक। तो यहां पे अपन इसको लिखेंगे कैसे, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ करते हैं सबसे पहले, डेल V ओवर डेल T। तो टेम्परेचर के साथ किया तो कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। फिर इस कंप्लीट का अब की बार किसके साथ करोगे, प्रेशर के साथ। ये प्रेशर के साथ कर दिया, कांस्टेंट क्या रहेगा बाहर, टेम्परेचर। ऐसे ही अपन किसके लिए लिखेंगे, पहले वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, अब की बार वॉल्यूम का प्रेशर के साथ। कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर, ठीक है भाई। अब इस कंप्लीट का किसके साथ करेगा, टेम्परेचर के साथ, बाहर कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको डेल V बाय डेल T को पहले कैलकुलेट करूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहां पे ध्यान देना, सिंस आपको पता है कि ऊपर अपन ने लिखा है PV इज इक्वल टू RT, तो इससे अपन V इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, RT ओवर P बोल सकते हैं ना। V किसके इक्वल होगा, RT ओवर P के। तो यहां पे ध्यान देना, डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट P, क्या बोलते हो इसको, लास्ट लेक्चर में सिखाया था मैंने, पार्शियल डिफरेंशियल से है, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो यहां पे V की वैल्यू रख दो, क्या है V, डेल T। V क्या है जी, RT अपॉन P, कांस्टेंट क्या है P। आपको पता है कांस्टेंट एंटिटी डिफरेंशिएशन से बाहर
लिखते हैं तो इसको अपन कैसे लिखेंगे फर्दर, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू, हाँ जी कांस्टेंट क्या है, आर कांस्टेंट है और बाहर प्रेशर है, तो आर अपॉन पी को बाहर निकाल देता हूं, आर अपॉन पी, अंदर क्या बचा, टी का, टी के रेस्पेक्ट में बोले तो टी का डेल ओवर डेल टी, ये क्या होता है 1 होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आर ओवर पी, बोलो भाई ये रिजल्ट आ जाएगा। तो डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी किसके इक्वल हुआ, आर अपॉन पी के, इधर लिखते हैं इसको, डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी किसके इक्वल मिला, आर ओवर पी, ठीक है ना, क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखना जरा इसमें होगा क्या, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे मैंने डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी कैलकुलेट किया है, वैसे ही मैं क्या करूंगा, डेल वी ओवर, उसी के नीचे चलेंगे, डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी, जो राइट हैंड साइड में अपन ने लिखा है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर यहां पे लिखो आप, v क्या था आपका, बताओ जी, v क्या था, आर टी अपॉन पी, ठीक है। इसका किस, अब कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर, अब देखो क्या क्या बाहर निकलेगा, r बाहर निकल जाएगा, t बाहर निकल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है कांस्टेंट। अब बताओ 1 अपॉन पी बचा अंदर, इसका किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में, तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 1 बाई एक्स का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है इसका फॉर्मूला, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे p है तो इसलिए क्या बन जाएगा ये माइनस आर टी अपॉन पी स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया जी, ये आ गया डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी, इसको भी इधर लिख लो, डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी क्या आया, माइनस आर टी अपॉन पी स्क्वायर, क्लियर है बात। अब समझना जरा, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इन दोनों की वैल्यू को उठा के यूलर्स थ्योरम में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं तो बोलेंगे यूलर्स फॉलो कर रहा है, मतलब कैसा डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट। सो क्या थी यूलर्स, इसमें डेल वी ओवर डेल, इसका लिखा था ना, वॉल्यूम किसका फंक्शन था भाई, टेम्परेचर और प्रेशर का, तो डेल वी ओवर डेल टी लिखा था आपने एट कांस्टेंट प्रेशर, और फिर इसका कंप्लीट किया था प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये किसके बराबर लिखा आपने, डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी लिखा, और इस कंप्लीट का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किया, जब प्रेशर क्या रखा कांस्टेंट, ये अभी अपन ने लिखा हुआ है आपने। अब मुझे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहां पे रखनी है, तो बताओ डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी क्या है, आर अपॉन पी, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, आर अपॉन पी, कांस्टेंट भूलना नहीं है, बाहर कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर, किसके रेस्पेक्ट में, प्रेशर के रेस्पेक्ट में, इधर का हो गया काम पूरा, इक्वल डेल अपॉन डेल टी, ऐसे कैसे रहेगा, डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी, ये किसके बराबर है, माइनस आर टी ओवर पी स्क्वायर, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट होगा आपका टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, सॉरी इसमें बाहर क्या है, प्रेशर होगा, तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, ये प्रेशर कांस्टेंट है। अब आ जाओ जी, क्या कोई अंदर कांस्टेंट है, बिल्कुल है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अंदर कोई टेम्परेचर का है नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे, फिर से ये आर अगर अपन ने बाहर लिखा, अंदर क्या बना 1 अपॉन पी, डेल अपॉन डेल पी क्या होता है, माइनस आर अपॉन पी स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, इधर देखो रे 1 अपॉन पी तो बचा अंदर, और इसका किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, पी के रेस्पेक्ट में, इसका आंसर क्या होता है, -1 अपॉन पी स्क्वायर, तो मैंने -1 ऊपर क्या है आर, तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, -r अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, आर भी कांस्टेंट है माइनस के साथ आर, और पी भी कांस्टेंट है, तो अपॉन पी स्क्वायर बाहर निकल गए। अब क्या बचा, टी का, टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, तो ये अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, -r अपॉन पी स्क्वायर, -r अपॉन पी स्क्वायर, मतलब ये यूलर्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है,
तो लास्ट में आपको क्या मेंशन करेगा, मेंशन क्या करोगे आप, हेंस प्रूव वॉल्यूम कैसा फंक्शन है, सॉरी वॉल्यूम इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आपने यूलर्स इसको फॉलो कर दिया, प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है बराबर। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है, वो आपको खुद से करना है, ठीक है। चलो ले लिया आपने, बहुत ही बढ़िया बात है। देखो प्रूव दैट, यहां पे लिखना आप प्रेशर इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ किसका, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सेम क्वेश्चन पूरा का पूरा रहेगा, यूलर्स आपको लगानी है, चेक करना यूलर्स अगर अप्लाई हो रही है तो आपको क्या क्या वैल्यू मिल रही है, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है आपको। मतलब क्या बोलोगे यहाँ पे कि प्रेशर जो है वो फंक्शन है किसका, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। इसका जो रिजल्ट आएगा वो -r/v² इज इक्वल टू -r/v²। चेक कर लेना, क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अगर ये दोनों आपका आ जाता है मतलब आपने इसको सीख लिया है, यूलर्स अपन ने अप्लाई कर लिया है किस पे, थर्मो में, और वो भी आइडियल गैस इक्वेशन पे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, आगे अपन पढ़ते हैं फंक्शन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि फंक्शन वो होता है जिसके द्वारा अपन सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज है वो अपन क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तंत्र के बारे में पूरी सूचनाएं देने के लिए फलन काम में लिया जाता है। फलन मतलब फंक्शन, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट। तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं उसको अपन समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं आप करता हूं रब, क्वेश्चन करना आप जरूर से, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन अपन ने पढ़ लिया है, फलन क्या होता है ये बात कर ली है अपन ने। अब देखो दो टाइप से होते हैं, फर्स्ट है स्टेट फंक्शन। फंक्शन क्या है, जो सिस्टम के बारे में बताया। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। सेकंड कौन सा होगा, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब पथ फलन, नाम में ही इनका जो है मीनिंग है वो छुपा हुआ है। स्टेट मतलब अवस्था, फलन, राइट। तो यहां पे ध्यान देना, स्टेट फंक्शन क्या होंगे, पाथ फंक्शन क्या होंगे। सपोज मैंने मार्कर अपने ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है। अब मैं मूव करके ऐसे हो जाऊं तो भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन अब सुनना ध्यान से, सपोज मैंने मार्कर ऐसे पकड़ रखा है, मैं मूव करके ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ, और मैंने मार्कर ऐसे इस हाथ में ले लिया, तो यहां पे क्या हुआ, ध्यान देना, मेरी बात सुनना। मैंने यहां से चला, मैं कोई एक पॉइंट से, जब मेरे मार्कर इस हाथ में था, अब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूं, तो मेरे मार्कर किस हाथ में आ गया, इस हाथ में सपोज आ गया, ठीक है। तो मेरा जो सिस्टम है, अगर आप मुझे मेरे बारे में बताओगे कि मेरे में चेंज क्या हुआ है, तो आप ऐसे कभी नहीं बोलोगे कि ऐसे बी में जाने पे मैंने कितने राउंड लिए, एंटी क्लोज घूमा, क्लॉकवाइज घूमा, कैसे घूमा, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल किससे मतलब है कि ए पोजीशन पे मार्कर मेरा इस हाथ में था, बी पोजीशन पे मार्कर मेरा इस हाथ में है, तो यही मेरा आइडेंटिटी होगा। अगर मैं सिस्टम हूं तो ए पॉइंट मेरा ये बताएगा, बी पॉइंट मेरा ये बताएगा। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शन जो केवल किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, उनको अपन कौन से फंक्शन बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। आई बात समझ में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पाथ आपने फॉलो किया है, ए से बी पे जाने पे, आप सीधे जाओ, आप ऐसे आओ, आप ऐसे आओ, फर्क क्या पड़ता है कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। तो ऐसे फंक्शन जो केवल स्टेट पे डिपेंड करेंगे तो उनको अपन क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। तो यहां पे अपन लिखेंगे अवस्था फलन क्या होंगे, ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं यहां पे कुछ लिखने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा फोकस करना। स्टेट फंक्शन
टेल्स अबाउट करंट सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है उसकी बात करते हैं ना स्टेट फंक्शन। कहने का मतलब करंट क्या है भाई, पहले मार्कर राइट हैंड में था, अब किस में, लेफ्ट हैंड में। ये करंट सिचुएशन है, इनिशियल क्या थी और फाइनल क्या थी, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। तो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अरे बोलो, तो किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। डज नॉट डिपेंड्स ऑन, हिंदी में बोलूंगा अभी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। किस पे डिपेंड करते हैं, देखो करंट सिचुएशन को बताते हैं, इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते कि सिस्टम ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, कौन सा पथ तंत्र ने फॉलो किया है। ये केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करते हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, यहाँ पे देखना जरा क्या होगा, बात करते हैं भाई, है ना। इसको मिटा दें आप, ठीक है। चलो इसको लिखते रहे आप, आगे पॉइंट की बात करते हैं। स्टेट फंक्शन में अपन और क्या बोलेंगे, ध्यान देना। स्टेट फंक्शन में एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो अपन बोलेंगे ऑल थर्मो डायनामिक एंटिटीज आर स्टेट फंक्शन। कि सभी थर्मोडायनेमिक, सभी उष्मागति की इकाइयां, किसका एग्जाम्पल है, अवस्था फलन का। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, ठीक है। तीन चीज को छोड़ के, कार्य, उष्मा और उष्माधारिता। वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी को छोड़ के सभी के सभी एंटिटियां क्या होगी, स्टेट फंक्शन होगी। सभी की सभी एंटिटीज क्या होगी, स्टेट फंक्शन, जो केवल किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। पाथ कोई सा ही हो जाए, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ये हो गया काम, चलते हैं आगे, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स भी मैंने लिखवा दिए, हिंदी में मैं बोलता हूं एक बार। यह वास्तविक स्थिति को बताते हैं, अवस्था फलन। दूसरी बात, यह प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे निर्भर करते हैं। यह तंत्र के पथ पर निर्भर नहीं करते। सभी उष्मा गति की इकाइयां अवस्था फलन का उदाहरण है, केवल कार्य, उष्मा और उष्माधारिता को छोड़कर, ठीक है। अब देखो इसमें ही अपन बात करते हैं, एक पॉइंट में और लिख रहा हूं यहां पे, क्या, ऑल स्टेट फंक्शन, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ऑल स्टेट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। मतलब सभी के सभी अवस्था फलन यथातथ अवकलन होते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे कैसे, अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया, ठीक है। क्या किया कि वॉल्यूम किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर का। अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो ये यूलर्स फॉलो करना चाहिए, और अगर ये यूलर्स फॉलो कर रहा है तो ये कैसा डिफरेंशियल हो गया, एग्जैक्ट। कहने का मतलब ये कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। तो अगर लैंग्वेज में, जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होते ही, कि प्रूव करो वॉल्यूम एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये लैंग्वेज भी सही है। अगर ऐसे पूछ लेता है प्रूव करो कि वी वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, तो भी आप कैसे करोगे, वैसे ही करोगे जैसे अपन ने यूलर्स में आंसर निकाला है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में और दे देता हूं, अभी मैं करके बता देता हूं। देखो, प्रूव दैट, अब लैंग्वेज में ये चेंज आएगा जबकि आंसर सेम होगा, क्योंकि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा वही स्टेट फंक्शन होगा।
वही यूलर्स को फॉलो करेगा, ठीक है। तो प्रूव दैट टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए प्रूव करो, आदर्श गैस के लिए सत्यापित करिए कि ताप अवस्था फलन होता है। ये क्वेश्चन है, इस पर अपन बात करते हैं हम, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट आपने लिखा है, ऑल स्टेट फंक्शन आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे, फॉलोज यूलर्स थ्योरम। मतलब ये कौन सी थ्योरम को, कौन सी प्रमेय को फॉलो करते हैं, यूलर्स प्रमेय, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं कि टेम्परेचर को मुझे प्रूव करना है ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है। मैं क्या लगाऊंगा, यूलर्स लगा दूंगा, प्रूव करके देखते हैं क्या आता है भाई, ठीक है। तो ध्यान देना, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है या नहीं है। देखिए जरा सॉल्यूशन करते हैं इसका। टेम्परेचर फंक्शन है किसका, वॉल्यूम और प्रेशर का। ऐसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे सिखाया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल को। देखो कैसे करोगे, पहले यूलर्स की फॉर्म में लिखो इसको, डेल्टा टी का डेल वी एट कांस्टेंट पी, और फिर किसके साथ डेल। इसको मैं थोड़ा इधर से स्टार्ट करता हूं ताकि एक ही बार में आ जाए आपको समझ में, ठीक है। टेम्परेचर फंक्शन है वॉल्यूम और प्रेशर का। देखिए जरा इधर देखो आप, डेल टी का डेल वी के साथ कांस्टेंट पी, फिर इस कंप्लीट का पी के साथ, ये पी के साथ हो गया। अब की बार कांस्टेंट क्या रहेगा, वी। फिर ये इक्वल किसके होना चाहिए, डेल टी का डेल पी के साथ कांस्टेंट वी, और इसका v के साथ कांस्टेंट p। ये अपन को प्रूव करना है। सबसे पहले क्या निकालोगे, t इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है क्या, सिंस pv इज इक्वल टू RT, तो t क्या बनेगा, pv अपॉन r। अब यहां से अपन को क्या निकालना है, डेल टी। पहले ये दोनों निकालने, ये सिखाया भी जस्ट आपको पहले। तो डेल टी ओवर डेल वी एट p, t की वैल्यू पुट करो, क्या है t सर, क्या है, ये हो जाएगा pv ओवर r, है ना। t की वैल्यू रख दी मैंने यहां से, कांस्टेंट क्या है p, कांस्टेंट एंटिटी कहां जाएगी, बाहर जाएगी। तो यहाँ पे देखो p कांस्टेंट है ना, तो ये p, ये ऊपर p आ गया, नीचे क्या है r, ये भी बाहर आ गया। अब बताओ v का v के साथ क्या होगा, 1 होगा। तो कहने का मतलब डेल t ओवर डेल v एट p क्या आ रहा है, p बाय r, ठीक है। ये तो हो गया 1, ये पूरा क्या हो जाएगा 1। अब सुनो ये तो आ गया ये। अब अपन को निकालना है ये, तो डेल t ओवर डेल p एट कांस्टेंट v, ठीक है। t की वैल्यू क्या रखोगे, वही जो होती है pv अपॉन r, कांस्टेंट क्या रहा, कांस्टेंट क्या रहेगा v, ठीक है। अब ध्यान देना, नीचे r है ऊपर v है, तो मतलब v बाय r डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए। अंदर क्या बचा, डेल अपॉन डेल p और p, ये क्या हो जाएगा कंप्लीट 1। तो आपके पास डेल्टा t ओवर डेल p एट कांस्टेंट v क्या आया, v बाय r। बोलो भाई अब क्या करोगे, इसको उठा के यहां रख दो, इसकी वैल्यू को उठा के यहां रख दो, और फिर से जो है जिसके रेस्पेक्ट में है कांस्टेंट मान के उसको डिफरेंशिएट कर दो। दोनों बराबर आते बोल दोगे कि टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, टेम्परेचर यूलर्स फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, 1 2 3 गो, ये बचता है, ठीक है। इधर ये रख लेते हैं। तो देखिए जरा ना, डेल ओवर डेल पी तो एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, p बाय r, कांस्टेंट क्या है v, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, तो डेल ओवर डेल v ऐसे का ऐसे, इसकी जगह क्या आएगा v अपॉन r, कांस्टेंट क्या रहेगा p। बोलो भाई चलते हैं आगे। अब क्या बचा जी, क्या अंदर कोई v का आइटम है, नहीं है, लेकिन 1 बाई r क्या रहेगा कांस्टेंट, p का p के साथ हो जाएगा 1, क्लियर है, इज इक्वल टू p, अंदर कोई p का आइटम नहीं है,
तो 1/r ही कौन ये बाहर निकलेगा, v का v के साथ क्या रहेगा 1। कहने का मतलब यूलर्स फॉलो कर रहा है, फॉलो यूलर्स थ्योरम। मतलब कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। कौन, प्रेशर किसका, सॉरी टेम्परेचर किसका, वॉल्यूम और प्रेशर का। मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शन। क्यों जी, क्योंकि सभी स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें। अब ध्यान देना, ऑल थर्मोडायनेमिक एंटिटीज क्या होती है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, उसी स्टेटमेंट में जहां मैंने लिखवाया वहां पे आप एग्जांपल में आगे लिख सकते हो, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एटसेट्रा। इसमें केवल क्या नहीं आना चाहिए, वर्क नहीं आना चाहिए, हीट नहीं आनी चाहिए और हीट कैपेसिटी नहीं आनी चाहिए। वो सब कैसे हैं, पाथ फंक्शन है। ये कैसे हैं, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। अपना पॉइंट चल रहा था कि ऑल स्टेट फंक्शन आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, मतलब यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं। इसके बाद का पॉइंट आप लिखोगे, दिस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट फंक्शन इज जीरो। हिंदी में बोलता हूं, अवस्था फलन का चक्रीय समाकलन क्या होता है, जीरो होता है। सभी अवस्था फलनों का चक्रीय समाकलन क्या होगा, जीरो होगा। समझते हैं इसको कैसे, देखो जरा मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, सपोज z इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। z क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा, इधर देखो। अब z आपका क्या है, कोई स्टेट फंक्शन है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, या इसकी जगह आप स्टेट फंक्शन भी लिख सकते हो। बात एक है, जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होते हैं। तो z मैंने क्या माना, स्टेट फंक्शन। अब इसका समाकलन का निशान ये होता है, इसका जो साइक्लिक, मतलब गोले से बता दिया, साइक्लिक इंटीग्रल चक्रीय समाकलन क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा जी, जीरो होगा। कहने का मतलब समझते हैं इस बात को, जैसे कोई पॉइंट ए है ना, इस पे वॉल्यूम आपका 50 ml है। क्या है, 50 ml। स्टेट फंक्शन की बात चल रही है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ए पे वॉल्यूम कितना है, 50 ml। अच्छा जी, ये पॉइंट, ये सिस्टम पहुंचता है पॉइंट बी पे, जहां पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, 30 ml। अब यहां था 50 ml, यहां क्या हो गया, 30 ml। ठीक है, तो थोड़ा सुनना, इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ z इज इक्वल टू, ए से कहा गया b, इसका साइक्लिक इंटीग्रल चेंज को कैसे लिखेंगे, dz, प्लस ए से आप कहा गए, देखो इसको ऐसे लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा, ये ए से कहा गए b, एक तो ये हो गया, ये लिख दिया मैंने, ए से कहा गए b। साइक्लिक इंटीग्रल किसका, चेंज इन z, फिर चेंज इन z का साइक्लिक इंटीग्रल, ए से b गए, अब कहां पे आओगे, b से a पे, b से a, तो ये साइकिल बन गया। मतलब आप यहां से स्टार्ट हुए थे, b पे पहुंच के आप वापस यहां पे आ गए, तो कहने का मतलब चेंज कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, जीरो होगा। कैसे होगा, इन दोनों का सम बराबर होगा। अब मेरी बात सुनना, मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, क्या, a का b तक साइक्लिक इंटीग्रल dz। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस b से a dz साइक्लिक इंटीग्रल, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी जगह ये पुट करोगे तो क्या आएगा, इधर देखो जरा, टोटल डेल जेड, सॉरी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ जेड, इसकी जगह मतलब ये, इसकी जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे, तो माइनस b से a का साइक्लिक इंटीग्रल dz प्लस पीछे वाला क्या बचा है, b से
ए तक इसका साइक्लिक इंटीग्रल dz। तो ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ऐसे इसको समझा जा सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे साइन कैसे लगाया है, तो इधर देख लो एक बार कि मैं ऐसे बी पे गया हूं। कहां से कहां गया हूं, ऐसे बी। तब वॉल्यूम क्या था, 50 ml। इधर कितना था, 30 ml। तो 50 माइनस 30 कितना बना, वॉल्यूम चेंज कितना आया, 20 ml, ठीक है। मैं फिर कहां से आ गया, बी से ए। अब मतलब 30 से कहां जा रहा हूं, 50 पे। तो अब की बार साइन क्या आएगा, -20 ml, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे दोनों। तो कहने का मतलब स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, 0। कोई पूछे क्यों होता है, तो आप बोलोगे कि जहां से स्टार्ट हुआ था वो वहीं पे आ गया। इसका मतलब कोई इनिशियल कोई फाइनल स्टेट है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका स्टेट फंक्शन खत्म होता है मेरी तरफ से। क्या क्या बातें बताई आप बताओ। स्टेट फंक्शन करंट सिचुएशन को बताते हैं, ओनली इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, सिस्टम के द्वारा फॉलो किए गए पाथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल में कौन आएंगे, वर्क, हीट कैपेसिटी को छोड़ के सभी के सभी फंक्शन स्टेट फंक्शन होते हैं। ये यूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। अपन ने क्वेश्चन किया टेम्परेचर वाला। इसके बाद मैंने आपको बोला कि इनका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं पाथ फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, पाथ फंक्शन। तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। चलते हैं पाथ फंक्शन। कितने एग्जाम्पल बताए पाथ फंक्शन में, पाथ फंक्शन में एग्जाम्पल होंगे 3, वर्क, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो सेकंड है आपका पाथ फंक्शन, पथ फलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, पथ फलन। अब बताओ, आप ही बताओ, नाम है पथ फलन, मतलब ये पथ पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा, ना कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे, है ना। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वर्क बोले तो W, हीट मतलब Q, और हीट कैपेसिटी C से बताएंगे। आगे जाके 2 टाइप से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे CP और एक पढ़ेंगे CB। ये 3 एग्जाम्पल है, इसके अलावा सब स्टेट फंक्शन होंगे। तो किस पे डिपेंड करेंगे, ये पाथ पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब समझना कि इसको कैसे अपन समझ, वर्क तो देखो पाथ पे डिपेंड करता है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं कि जैसे अपन बात करें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई खड़ा है भाई, है ना, ठीक है, और ये कोई माउंटेन है, पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसे है, ठीक है, ये कोई खड़ा है, ठीक है। अब इसका जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mgh, मास, और ये g और ये h क्या है, हाइट, ऊंचाई। आपने सबने पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये जो h है, ये हाइट, इस पोजीशन पे बात करें तो हाइट तो यहाँ कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अगर ये यहां पहुंचता है, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी वही mgh होगा, लेकिन यहाँ पे हाइट होगी, यहाँ पे ये हाइट होगी h। कहने का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, 0 तो नहीं होगी। स्थिति ऊर्जा यहाँ पे शून्य नहीं होगी, यहाँ पे शून्य होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइट ही नहीं है, यहाँ पे हाइट। अब सुनो रे, ये यहां से यहां पहुंचता है फर्स्ट पाथ से, सेकंड पाथ से क्या करता है, पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाके ऐसे जाके ये यहां पहुंचता है। ये सेकंड पाथ हो गया। अब सुनो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है, तो उस वैल्यू का फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इस पाथ से जा रहा है या वो ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है। हाइट तो फिर भी ऐसे ही रहने वाली है ना, h। तो कहने का मतलब ये जो है एनर्जी, ये कैसा फंक्शन है,
ये केवल इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, चाहे वो इधर से जाए चाहे इधर से जाए, हाइट सेम रहेगी, हाइट तो सेम रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी तो कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, ऐसा फंक्शन है स्टेट। लेकिन क्या ये यहां से जाएगा तब इसे ज्यादा जोर आएगा, या ये ऐसे जाएगा तब आएगा? तो आप बोलोगे सर ये ऐसे जब मूव करके ऊपर जाएगा तब इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कैसा फंक्शन हो गया, पाथ फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, पाथ फंक्शन। किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। वैसे बात करेंगे वर्क और हीट की, अगला लेक्चर यही होगा, तो यहाँ पे समझ जाओगे भाई वर्क किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। अब हीट कैसे पाथ पे डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी कैसे पाथ पे डिपेंड करती है, मैं यह भी आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल अपन ने लिया है। चलो ठीक है, हीट की बात करते हैं जी। हीट, ऊष्मा। देखो पाथ फंक्शन मैंने बताया 3, और इनको हमेशा आप स्मॉल लेटर से डिनोट करोगे, पाथ फंक्शन को, छोटा w, छोटा q, छोटा c, ठीक है। और जो आपके स्टेट फंक्शन है वो सभी कैपिटल लेटर में होंगे, चाहे वो h हो, चाहे g, चाहे a, चाहे u, चाहे s, चाहे p, चाहे v, चाहे t। इतना क्या चाहे, इतना नहीं चाहे, ठीक है। इधर देखो, बात करता हूं भाई, है ना, क्या पढ़ा रहा था मैं भूल गया यार, ठीक है। इधर देखना जरा, पाथ फंक्शन की बात चल रही। अब हीट को समझो भाई, हीट दिमाग से निकाल देना कि हीट एनर्जी होती है। सबसे पहली बात तो ये, ऊष्मा ऊर्जा नहीं होती है, ऊष्मा ऊर्जा नहीं होती है, हीट एनर्जी नहीं होती है। हीट जो है एनर्जी को एक मोड से दूसरे मोड में, या फिर ऐसे बोलूं एनर्जी का रूपांतरण करने का तरीका है। दिस इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, थर्मो में सीखेंगे आप ऐसी चीजें। हीट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब ये ऊर्जा को रूपांतरित या ऊर्जा को ट्रांसफर करने का क्या है, एक तरीका है हीट। हीट एनर्जी नहीं है। अगर थर्मो का फर्स्ट लेक्चर याद आ रहा हो तो मैंने बोला था कि मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा, ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो जो एनर्जी है ना, एनर्जी का ट्रांसफर केवल 2 ही तरीके से हो सकता है। ये बात याद रखना, क्या बोल रहा हूं, एनर्जी का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंट्रैक्शन किसका, एनर्जी का, जिससे क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। वो केवल 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो वो हो जाए किस तरीके से, हीट से, या फिर हो जाए वो वर्क से। बहुत ही ज्यादा काम की बात है, ठीक है। आप समझते आते हो कि हीट ही क्या है, एनर्जी है ना भाई, हीट एनर्जी नहीं है। हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है। और कौन से तरीके से हो सकती है एनर्जी ट्रांसफर, एक हो सकती है वर्क से। आ गई क्या बात समझ में। अब इधर देखो जरा, हीट को पाथ फंक्शन बता दिया आपने, क्या बता दिया, पाथ फंक्शन। तो ध्यान दीजिएगा कैसे। लेट सपोज ए है, ए पॉइंट पे, और बात करते हैं बी पॉइंट पे, ठीक है। क्या ए पॉइंट पे कोई हीट होगी, आप ही से पूछ रहा हूं। हीट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल क्यू से। बताओ क्या ए पॉइंट पे कोई हीट होगी, आप बोलोगे नहीं, एनर्जी होगी। ए पॉइंट की कोई एनर्जी होगी। वो एनर्जी जब ए से बी में जाएगी, समझना जरा, ए से बी में ट्रांसफर होगी, तब उस पाथ में हीट होगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी ए से कहां ट्रांसफर हो रही है, बी पे हो रही। गुजर रहा है क्या दिमाग में, या ऐसे ही देख रहा है। ए पॉइंट पे कोई एनर्जी है, एनर्जी, बी की भी कोई एनर्जी है, एनर्जी। लेकिन ए ने जब बी को एनर्जी ट्रांसफर करी, तब उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, हीट इन्वॉल्व होगा। मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उसमें हीट आएगी। तो हीट किस पे डिपेंड कर रही है राजा, पाथ पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, पाथ। इसलिए हीट कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। क्या हीट एनर्जी है, नहीं भाई, हीट क्या, एनर्जी को ट्रांसफर करने का। चलो अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी। किसकी बात करते हैं, हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता, क्या बोलता है इसको, ऊष्माधारिता। ध्यान दीजिएगा कि अपन ने इसकी बात की थी, एग्जाम्पल लिखवाए थे मैंने, है ना, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। आज फिर से इसकी मैं बात करूंगा। टॉपिक लगा ही लेना आप, हीट कैपेसिटी, ठीक है।
हीट कैपेसिटी, हिंदी में इसका उच्चारण है ऊष्माधारिता। ज्यादा हो गया भाई उच्चारण, हाँ। इधर देखो जरा, क्या होती है हीट कैपेसिटी? अमाउंट ऑफ हीट required to rise the temperature of 1 degree Celsius या 1 Kelvin is called heat capacity। इंक खत्म हो गई यार इसकी, है ना। हीट कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट करता है इसको? सी से। सी बोले तो कैपेसिटी। एक मिनट रुक जाओ, लिखो आप, लिखो डेफिनेशन लिखो पहले, इसमें थोड़ा इंक डाल ली जाए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ऊपर से डाल देता हूं ना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ की जगह बाय कर लो यार, बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। मतलब किसी भी पदार्थ का, हिंदी वाले सुनेंगे भाई, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसको क्या बोलते हैं? उस पदार्थ की ऊष्माधारिता। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपन को हीट देनी है, अब इनडायरेक्ट, ऐसे कॉमन सेंस की बात है भाई, थोड़ा डीप डाउन जाके सोचो। क्या हीट वर्क कैसा फंक्शन? पाथ फंक्शन। हीट किस पे डिपेंड कर रहा था? पाथ पे डिपेंड कर। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी ट्रांसफर करने का मोड है। अब हीट खुद पाथ पे डिपेंड कर रहा है और आप बोलो कि अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हीट किस में दोगे? पाथ में दोगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि हीट कैपेसिटी को पढ़ने के लिए हमारे पास पाथ का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या है? कितने अमाउंट हीट दें, और हीट क्या है? पाथ फंक्शन है। समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आगे बात समझे, तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, स्टार लगा लेना इस पे। क्या? टू डिस्क्राइब हीट कैपेसिटी वी मस्ट follow the knowledge of that path। मतलब आप अगर हीट कैपेसिटी बता रहे हो तो आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? पाथ का। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन ताप बढ़ाने के लिए उसमें कितनी हीट दे, वो उस पदार्थ की क्या कहलाती है? हीट ऑफ या हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी थी, एक बार इस पे मैं बात करना चाहूंगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। कैसी प्रॉपर्टी थी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। क्यों थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? देखो मेरी बात सुनना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में या मात्रात्मक गुण में आपने पढ़ा था कि अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? अमाउंट पे, ना कि नेचर। तो यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ हीट है। अब मैं आपसे बोलूं कि लेट सपोज कोई पदार्थ है 2 ग्राम है, कितने ग्राम है? 2 ग्राम। इसका आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो भाई इसके अमाउंट ही 2 ग्राम है तो इसमें उतना ही हीट चाहिए होगा। अगर इसी पदार्थ का मैं 10 ग्राम ले लूं तो ज्यादा हीट चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली जो अमाउंट ऑफ हीट आप बात कर रहे हो वो किस पे डिपेंड कर रही है? अमाउंट ऑफ मास पे। बोले अगर मैं सेम पदार्थ का, जो मैंने पदार्थ लिया है उसका मैं वेट बढ़ाता जाऊं, उसका मैं मास बढ़ाता जाऊं, तो हीट कैपेसिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये हीट कैपेसिटी इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आई थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन वहां पे नहीं किया था कि क्यों ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बात समझे। अब देखो इसका फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट लो इसका। 1 2 3 खत चाक। चलो देखो बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला सिंपल सी बात है। जैसे ये कोई पॉइंट है जहां पे टेम्परेचर T1 है और इस पॉइंट से अपन इधर गए तो टेम्परेचर क्या हो गया? T2। इसमें आपने क्या दी? dq हीट दी। कितनी हीट दी? dq। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखना, इसलिए मैंने आपको टॉपिक ही लगवा दिया इसका। ठीक है, इसको बार बार पढ़ना ही नहीं पड़ेगा।
हीट कैपेसिटी को, आगे पढ़ेंगे CPC भी, है ना। तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू DQ, कितनी हीट दी और टेम्परेचर कहां से कहां पहुंच गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1। तो ये क्या बताएगा आपको, चेंज इन टेम्परेचर, dt लिख दे, ठीक है। अब कितना टेम्परेचर बढ़ा भाई, T1 से T2 गए, हीट कैपेसिटी की आप बात कर रहे हो, तो टेम्परेचर कितने डिग्री बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आप क्या बोलोगे, dt इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से ये 1 हो जाएगा, तो C किसके बराबर आएगा, केवल dq के बराबर। बोलो भाई, C किसके बराबर आएगा, dq के बराबर। ये कहानी है आपकी किसकी, हीट कैपेसिटी की। कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। क्लियर है बात, बनाओ जरा, ठीक है। अब इसकी कंप्लीट ही बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका, ध्यान दीजिएगा। ये तो बात थी हीट कैपेसिटी। अब इसमें ही अगर अपन बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसकी बात करें, तो उसका एग्जाम्पल आपने लिखा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। किसमें लिखा था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। और मैंने वहां पे आपको एक बात बताई थी, क्या, कि स्पेसिफिक वर्ड अगर आ जाए किसी के भी आगे, या मोलर आ जाए, तो अपने आप में कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है, इंटेंसिव। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने एक और चीज बताई थी, अगर यूनिट अमाउंट की बात की जाए, जैसे पर यूनिट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। जैसे हीट कैपेसिटी में अपन किसका भाग दे दें, मास का, तो इसको ही क्या बोलोगे आप, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। भाई हिंदी में इसको क्या बोलोगे रे आप, इकाई द्रव्यमान में उष्माधारिता विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती। इकाई द्रव्यमान हो गया ना, तो क्या बोलोगे, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। और जहां पे पर यूनिट की बात हो जाती है, वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है, उसके आगे स्पेसिफिक आ जाता है, प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। तो आज अपन ने क्या क्या गाया है, आज अपन ने यूलर्स थ्योरम को थर्मो पे अप्लाई किया है। एक मैंने क्वेश्चन करवाया है, एक आप करेंगे। जब आप और मैं दोनों करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोनों का, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे बात की क्या, कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। स्टेट फंक्शन फाइनल इनिशियल स्टेट पे ही डिपेंड करते हैं, ना कि पाथ पे डिपेंड करते हैं। स्टेट फंक्शन, सभी स्टेट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, करंट सिचुएशन बताते हैं, यूलर्स फॉलो करते हैं, उनका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है। वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी को छोड़ के सभी के सभी स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ फॉलो हुआ है। इसका एग्जांपल वर्क हो गया। हीट एनर्जी नहीं है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मोड है, इसलिए किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। और हीट कैपेसिटी ही हीट का क्या है, अमाउंट है, अमाउंट ऑफ हीट, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे। तो यहां से ये लेक्चर होता है खत्म, जहां पे मैंने आपको फंक्शन, स्टेट और पाथ बता दिए हैं। अगले लेक्चर में अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वर्क और हीट का। थोड़ा सा मैं आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में और बताऊंगा वहां पे, ठीक है। और उसके बाद अपन जीरोथ लॉ पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर टुडेज क्लास, ठीक है।